हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसे आप ध्यान से सुने। और मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें अगर कुछ भी आपको कुछ लगे कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए या आपके अकॉर्डिंग कुछ लगे, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दे कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझे पर्सनली मैसेज करें। ओके, मैं शुरू करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मतलब आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो हमारा परमाणु है, परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। तो यहाँ पर इन्होंने केवल न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, तो इसलिए इसका मान क्या है, आवेश रहित। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। विद्युत अपघट्य यानी होता है सेल। तो सेल, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है सेल। तो सेल के अंदर क्या होता है कि एनोड और कैथोड होते हैं, और उसके अंदर विलयन भरा भरा होता है, उसे विद्युत अपघट्य विलयन होता है। वो NH4Cl हो सकता है और भी। तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आयंस के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराते हैं तो रेशम पर कौन सा आवेश होता है। तो ये है जो उदाहरण है, यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है। दो टाइप की विद्युत होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है हमारी गतिशील, जिसे डायनामिक कहते हैं, और स्थिर को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बोल रहा है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो रेशम के टुकड़े पर कौन सा आवेश होगा। तो रेशम के टुकड़े के ऊपर याद रखना हमारे को ऋण आवेश होगा, और कांच के टुकड़े पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, वो जो बल है उस इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा वो जो बल, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और निर्वात की परम विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बोलते हैं पर निर्भर करता है। तो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। कूलाम ने नियम दिया था कि दो आवेश है, जैसे फर्स्ट आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है यहाँ पर Q2 नाम दिया। इसे अपन ने नाम दिया Q1 और इसे हमने नाम दिया Q2। ये Q2, इन दोनों के बीच में ये दो आवेश, इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा। वो बल निर्भर करता है इसके बीच में भरे हुए पदार्थ के ऊपर। अगर इसके बीच में अलग अलग पदार्थ भरा होता है, हवा भरा होता है, तो उसका पराविद्युत अलग होगा। पराविद्युत सामर्थ्य, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो अलग होगा। अगर इसके बीच में या अन्य कोई कांच, अभ्रक, अलग अलग पदार्थ होते हैं, उसके हिसाब से इसका जो बीच में लगने वाला बल है वो अलग अलग होता है। तो कूलाम ने इसके एक सूत्र बताया था, उस बल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो उस बल को ज्ञात करने का सूत्र है कि F बराबर, उसे हम F से दर्शाएंगे कि F बराबर F इजिकल टू Q1 Q2 F इजिकल टू होता है फर्स्ट आवेश Q1 और दूसरा आवेश होता है हमारे पास Q2 बटे हुए इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने जो मानी है उसको R से डिनोट करा है। R इजिकल टू, उसको R से डिनोट करते हैं। तो Q1 Q2 बटे हुए R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो F इजिकल टू होता है, और यहाँ पर समानुपाती का नियम, समानुपाती जो निशान होता है, इस समानुपाती को जब अपन हटाते हैं तो उसकी जगह हमारे F इजिकल टू, उसको अपन लिख सकते हैं F इजिकल टू के, समानुपाती को हटाएंगे
के Q1 Q2 बटे हुए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो Q1 और Q2 दोनों गुना हो रहे हैं तो इनके समानुपाती, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने आर है और आर का स्क्वायर नीचे आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती में, तो ये भी सही होगा। और पराविद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो, के का मान जो होता है वो के इज इक्वल टू E0 ER। तो चौथा ऑप्शन भी, तीसरा ऑप्शन भी हमारे करेक्ट हो गया। इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा हुआ है विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। तो विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, या अनियंत्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है विद्युत बल रेखाएं कहाँ से कहाँ शुरू होती है। तो विद्युत बल रेखाएं शुरू होती है धन आवेश से शुरू होती है और हमेशा ऋणावेश पर खत्म होती है विद्युत बल रेखाएं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर होगा हमारे ए, आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन है दो सेकंड में इनको मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो कोई खोखला चालक है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कोई खोखला सा चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक कार है, आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जो कार होती है, कार जब बिजली कड़कती है तो कार में बैठे हुए लोगों से अपील की जाती है आपके बिजली के, आप जो कांच बंद कर दें, कार के कांच को पूरी तरह से बंद कर दें। तो अगर बिजली आपके ऊपर गिरेगी तो भी आपको अंदर, आप सेफ रहेंगे, आपको अंदर करंट नहीं लगेगी। तो वो इसी का उदाहरण है कि एक खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिससे अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको कोई करंट का एहसास नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर। तो ये हो गया 0 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा हमारे, ये 0 आंसर। नेक्स्ट है विद्युत धारा कौन सी राशि है। 7th क्वेश्चन है विद्युत धारा। 7वां क्वेश्चन कौन सी राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, सदिश राशि है, या कहा नहीं जा सकता कभी सदिश। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे होगा विद्युत राशि, विद्युत धारा जो होगी वो हमारे एक अदिश राशि होगी। तो सदिश राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दी गई होती, परिमाण के साथ साथ दिशा दी गई होती है। और जो अदिश राशियाँ जो होती है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा पता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि किस दिशा में जा रही है। तो इसमें हमें केवल परिणाम पता होता है, परिमाण पता होता है कि 5 एम्पेयर की करंट है, 10 एम्पेयर की करंट है। हमें यह नहीं पता होता है कि ये किस दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की पता नहीं है। अगर दिशा हमें ज्ञात होती तो ये सदिश राशि होती। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और प्रतिरोध का उल्टा जो होता है उसे बोलते हैं चालकता। इसे सी से दर्शाते हैं, और ये प्रतिरोध का उल्टा होती है। और प्रतिरोध क्या होता है, हमारे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 1/ओम मतलब, तो ओम का विपरीत क्या कहलाएगा यहाँ पे, साइमन। क्या बोलते हैं इसको, साइमन बोलते हैं इसको। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए
3L मतलब उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है एल लंबाई का चालक है और प्रतिरोध और लंबाई के बीच में क्या रिलेशन है, प्रतिरोध और लंबाई के बीच में ये रिलेशन है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर, जो होता है ये आर है, ये लंबाई के समानुपाती होता है और उनके उसकी जो प्रतिरोध का जो तार है या वायर है उसके एरिया या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण पे होता है। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि जितनी लंबाई होगी उतना ही उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ 3 गुना लंबाई बढ़ाई है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्न में कि 3 गुना लंबाई है तो उसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 9th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आर समानुपाती एल है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गुना हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। प्रतिरोध जो है वो समांतर में जुड़ा है और समांतर में विभव तथा धारा मतलब वोल्टेज और करंट कितना होगा। तो समांतर में यदि समांतर में सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। समांतर के अंदर प्रतिरोध जो होता है, समांतर के अंदर वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम है लेकिन करंट जो होती है वो हमारे डिफरेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान वोल्टेज विभव समान, जबकि विद्युत धारा क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 11th क्वेश्चन करते हैं। हमारे 11th क्वेश्चन है हमारे कि व्हीटस्टोन हेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। गैल्वेनोमीटर से व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है प्रतिरोध को मापने के काम आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो कितनी बहेगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो पृथ्वी जो है इसकी धारिता होती है, धारिता मतलब बोलते हैं कैपेसिटेंस, जैसे सी से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक होता है फैरड। तो पृथ्वी की धारिता होती है वो होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र काम करता है। संधारित्र किस पर काम करता है। तो संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटेंस और उसका मात्रक कोई फैरड। और यह किस पर काम करता है संधारित्र। तो संधारित्र हमारे एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम करता है। सबने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें संधारित्र होते हैं छोटे छोटे, जैसे मोबाइल का चार्जर, अपने और भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मशीन आगे, जैसे लैपटॉप है, टीवी है, किसी ने खोला हो टीवी का सर्किट देखा हो, मदरबोर्ड देखी हो। मदरबोर्ड में छोटे छोटे जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डीसी पे काम करते हैं और एसी जो होती है वो पंखे के ऊपर लगे होते हैं, पंखे के ऊपर जो एसी वाले कैपेसिटेंस लगे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एसी और डीसी दोनों पे। 14th है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, देखो सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी बराबर ई एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये ई है और ये बराबर है। तो एप्सिलॉन 0 मतलब होता है पराविद्युत स्थिरांक। दूसरा इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और 10 की घात -12 होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। और ए जो होता है वो हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। डी जो हमारे होता है इनके E0 A अपॉन डी, ये फॉर्मूला हो गया।
माफ कीजिएगा, तो हम क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि C बराबर होता है E0 A/D। तो A मतलब होता है यहाँ पर देखो उसकी सतहों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और नीचे था D मतलब होता है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो दोनों पर निर्भर। और एप्सिलॉन 0 मतलब होता है पराविद्युत पदार्थ, और पराविद्युत का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दो प्लेटों के बीच में लगने वाला बल जो है उसके बीच में उनके मध्य में भरे हुए माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। वो माध्यम हवा का हो, चाहे अभ्रक हो, या और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, सब पे डिपेंड करता है, सब पे निर्भर करता है। ये 14th का ये आंसर हो गया डी। 15वां है किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है। तो पराविद्युत स्थिरांक जो होता है किसी वस्तु का हमेशा 1 से अधिक होता है। पराविद्युत स्थिरांक अभी मैंने बताया कि दो बल है, दो आवेश है, उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो बल उनके में होने बीच वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। वो पदार्थ जो होता है, तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक कैसे होगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो पराविद्युत स्थिरांक है, जो लगने वाला बल है, पराविद्युत स्थिरांक का सूत्र है कि निर्वात में अगर माध्यम निर्वात का हो तो लगने वाला बल बटे हुए जो माध्यम रखा हुआ है वो। तो हमेशा निर्वात जो होता है उसका पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इसलिए इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। 16वां है एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है वो हमारे होता है 16 का आंसर है 36 इंटू 10 की घात 10⁵ जूल है, यहाँ ऐसा लिखा है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 36 को 3.6 भी लिखा होता है बहुत सारी जगह, और इंटू 10 की घात 6 भी लिखा होता है, इंटू 10 की घात 6। अगर ये 10 की घात 6 के अंदर लिखा होगा तो यहाँ 3.6 आ जाएगा और आगे जूल आ जाएगा। और अगर 3.6 की जगह 36 लिखा हुआ है 3.6, तो वहाँ पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और नीचे आ जाएगा 10, और 10 आ जाएगा तो एक जीरो से ये ऊपर वाला 6 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 10 की घात 5। तो 36 इंटू 10 की घात 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 20 का आंसर आ जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पर आधारित उपकरण है जैसे गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर। सभी के अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह होता है कि जब किसी धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर भी यही होता है, सेम सिद्धांत। और नेक्स्ट हमारा है विद्युत घंटी, इसमें भी यही होता है। विद्युत घंटी जो होती है जैसे अपन उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो वह घंटी जो होती है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और तीसरा जो होता है मोटर, मोटर सबको पता है मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो जैसे इसमें विद्युत ऊर्जा जाती है तो ये चुंबक बन जाएगी, और चुंबक की वजह से इसके अंदर जो रोटर होता है वो घूमने लग जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी, इसके लिए सभी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18वां, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर होता है, इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो एमीटर को सबको पता है, एमीटर जो होता है वो धारा को मापने के काम आता है। और एमीटर का जो प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, आंतरिक प्रतिरोध, ये इसको एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। और अगर इसे हम गलती से समांतर में जोड़ देते हैं एमीटर को तो यह जल जाएगा। तो इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, चलो छोड़ो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम
किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का फर्स्ट जो नियम है वो 19 है। किरचॉफ का फर्स्ट जो नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। फर्स्ट जो नियम है उसे धारा नियम बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसे वोल्टेज नियम बोलते हैं। धारा नियम जो होता है वो धारा नियम में क्या होता है, किसी नोड या किसी बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, और उसे तो यहाँ पर जो आंसर है वो धारा नियम है, तो इसे विद्युत धारा दी। दूसरा जो होता है उसे वोल्टेज नियम बोलते हैं। तो किसी बंद परिपथ क्लोज लूप के अंदर जो वोल्टेज जो है वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों का टोटल जो इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पर विद्युत धारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करना है, तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डिफ्लेक्शन देता है, विक्षेप देता है। उसे अगर अपन वोल्ट मीटर में बदलना चाहे तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में सीरीज में यहाँ पर ये सीरीज है, और यहाँ पर हम हाई लेवल का रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वोल्ट मीटर। ये क्या बन जाएगा, हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, तो इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर। ये हाई रेजिस्टेंस होगा, मतलब जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगी यहाँ से, तो इसे वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर के इसको सीरीज में जोड़ेंगे प्रतिरोध को। जैसे इसमें ज़्यादा करंट जाएगी यहाँ से, तो ज़्यादा करंट जाएगी तो ये ज़्यादा करंट को ये जो होगा ये वोल्टता पाथ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो यहाँ पर फिर कम करंट जाएगी, कम जाएगी, तो इस वजह से इस गैल्वेनोमीटर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर जो होगा वो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा, और ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर बन जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 वाला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इक्कीसवां क्वेश्चन है हमारा सही संबंध बताइए। तो सही संबंध बताना, इसके अंदर फर्स्ट जो दे रखा हमारा सी, धारिता मतलब होता है सी कैपेसिटेंस, इसे सी से दे सकते हैं। सी बराबर आवेश को बोलते हैं Q, तो C बराबर Q बटे वे V, C बराबर Q बटा V। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी हमारे आवेश, विभवांतर और धारिता की बात करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है C बराबर, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वही हमारा सही होगा, C बराबर Q बटा V। ये फॉर्मूला कभी कभी Q इजिकल टू सी वी इधर भी लिख सकते हैं, और V इजिकल टू Q बटा सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो आंसर है वही सही होगा। यहाँ C बराबर, C का मतलब है यहाँ पर कैपेसिटेंस या धारिता, Q का मतलब है हमारे आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, V मतलब होता है वोल्टेज, इसका विभवांतर, और इसका मात्रक होता है वोल्टेज, और C का मात्रक होता है, सबको पता है, फेरेड, जो कि हमने रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। धारिता क्या है? C एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है जिसके लिए परिणाम और दिशा दोनों चाहिए, अदिश राशि जिसके लिए केवल परिणाम चाहिए, और तीसरा कहा नहीं जा सकता। तो आंसर है इसका अदिश राशि, इसका आंसर है अदिश राशि, क्योंकि कैपेसिटेंस अभी मैंने बताया था कि AC और DC दोनों पे काम करता है, तो इसमें कोई दिशा नहीं दी होती, इसलिए ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 23। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? चार्ज मतलब होता है आवेश, चार्ज को हिंदी में लिखते हैं आवेश। तो आवेश के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के गतिमान होने की दर को तो इसकी एक नॉर्मल सी परिभाषा है,
आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा धारा, और धारा का फॉर्मूला होता है आई इजिकल टू क्यू इजिकल टू होता है आई इंटू टी, तो आई इजिकल टू होता है क्यू बटा टी। क्यू इजिकल टू क्या होता है? आई इंटू टी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सी आंसर हो जाएगा। ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बल जो विद्युत को चलाता है उस बल को क्या बोलते हैं? तो उस बल को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जो विद्युत को चलाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25वां क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है? वोल्टेज मतलब होता है V और बटे I। V और I का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। V और I का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा और विद्युत वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात है वो कैसा रहता है? तो प्रतिरोध जो होता है किसी परिपथ के अंदर हमेशा एक समान रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक समान, बदलेगा नहीं, एक समान आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर जो विद्युत धारा को मापता है, जो विद्युत धारा को मापता है उसे एमीटर कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मीटर जो वोल्टेज मापता है, जो वोल्टेज मापता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर हो गया वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मीटर जो प्रतिरोध को मापता है उसे कहते हैं ओम मीटर। कौन सा मीटर कहते हैं उसे? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। 29वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते चलिए। लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किस में मापा जाता है? लंबी ये नहीं होता है, लॉन्ग, और संचरण लाइनें होती है जिसे बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज जो होता है वो किलो वोल्ट में होता है, किलो वोल्ट के अंदर मापा जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारे सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था सबसे पहले, प्रतिरोध का लंबाई के साथ और क्षेत्रफल के साथ। तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध, अगर क्षेत्रफल अपन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? सीधी सी बात है, कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल इसके कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, प्रतिरोध या बनावट। तो हमेशा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे रो से दर्शाते हैं, और ये हमेशा चालक की बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो क्या दे रखा है, V दे रखा है। तो V दे रखा है, कितना दे रखा है? V दे रखा है हमारे को 100 वोल्ट। ये V कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। उसके बाद में इसमें दे रखी है हमारे को करंट, V 100 दे रखा है और करंट हमारे को दे रखी है 6 एम्पियर। तो V और I दे रखा है, तो शक्ति का सूत्र क्या होगा? P = V × I। तो 6 × 100 कितना हो जाएगा? 600। तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अपन 600 फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35वां,
डेढ़ 1.5 ओम के प्रतिरोध, ये दे रखा है हमारे को, प्रतिरोध मतलब दे रखा है आर दे रखा है, इसका मान है हमारे आर दे रखा है, इसका क्या मान है, इसका आर दे रखा है। और नेक्स्ट हमारे को दे रखा है 150 150 या 150 वोल्टेज, वोल्टेज कितना दे रखा है हमारे को 150 ओम, 150 वोल्ट, और प्रतिरोध दे रखा है, तो V और R दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है शक्ति ज्ञात करो, तो V और R के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है शक्ति का, वो फॉर्मूला है हमारे P इजिकल टू 2 सेकेंड, P इजिकल टू V स्क्वायर बटे हुए R, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इजिकल टू V का स्क्वायर, V स्क्वायर बटे हुए R हो जाएगा, V का स्क्वायर बटे हुए R हो जाएगा फॉर्मूला, ये V स्क्वायर बटा R। तो V स्क्वायर का मान कितना, V कितना है यहाँ पर 150, 150, तो 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 150 इंटू 150, 15 15 225 बटे हुए V स्क्वायर बटे हुए R, तो ये इससे कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 35वें का आंसर सॉल्व करेगा 1500 वाट के लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर 1500 वाट, तो ये हमारे को दे रखा है P, तो P कितना दे रखा है यहाँ पर, P दे रखा है 1500 वाट, माफ़ कीजिएगा, P दे रखा है हमारे को 1500 वाट दे रखा है, और 4 घंटे, समय कितना दे रखा है हमारे को, T कितना दे रखा है, T दे रखा है 4 घंटे, तो ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा बराबर ऊर्जा मतलब होता है E इजिकल टू होता है W मतलब शक्ति वाट, दो सेकंड मार्कर काम नहीं कर रहा है, हाँ तो यहाँ करेंगे, ये दे रखा है हमारे को 1500 वाट दे रखा है, 1500 वाट मतलब W, और ये 4 घंटे समय दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें निकालना ऊर्जा, एनर्जी निकालना है, तो ऊर्जा बराबर E बराबर क्या करेंगे, E को निकालने के लिए हम करेंगे E बराबर 1500 इंटू 4 से गुणा कर देंगे, तो 15 चौक 60 मतलब 6000 हो जाएगा, और 6000 में जब 1000 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा, विद्युत इस्त्री प्रेस जो होती है हमारे घरों के अंदर, उसका 1000 वाट की शक्ति है कि खपत की गई ऊर्जा 1500 वाट है, तो विद्युत इस्त्री द्वारा खपित की गई ऊर्जा से 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 1500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगा, मतलब 1000 वाट की जो विद्युत इस्त्री है, सीधी सी बात है, जो 1000 वाट की जो विद्युत इस्त्री होगी वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी, और 1500 वाट की जो विद्युत ऊर्जा होगी, वो विद्युत ऊर्जा की जो इस्त्री होगी वो कम ऊर्जा खर्च करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 37वें का, कि 1000 के लिए 1000 हमेशा ज़्यादा होगा, तो 1000 की जो विद्युत इस्त्री है वो क्या करेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, तो एक तो 200 वाट का लैंप और एक 500 वाट का लैंप है, तो इसे अपन सीधा सा करने की कोशिश करेंगे, जो लैंप जितना कम चलेगा उसका कोई लैंप कम कब चलता है, इसका मतलब उसे कोई कम चल रहा है, कम चलने की वजह क्या है, कम चलने की वजह यह है कि उसके बीच में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो रुकावट मतलब होता है प्रतिरोध, जो रुकावट जो पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो कम वाट का जो बल्ब है उसके अंदर रुकावट ज़्यादा हो रही है, तो रुकावट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध जो होगा वो अधिक होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिक, तो 38वें का आंसर हो गया अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 39। आज मेरा 50 क्वेश्चन करने का टारगेट है और मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बहुत सारी कमियां आपको नज़र आएगी, लेकिन धीरे धीरे संयम रखिए, धीरे धीरे ये कमियां कम होती जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको भी नई लगेगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नई लग रही है। मुझे क्या क्या कमियां हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 39वां क्वेश्चन। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 200 वाट के टोटल 5 लैंप है, इसके द्वारा 50 पैसे पर किलोवाट को अपन किलोवाट घंटा, इसे अपन बोलते हैं यूनिट। तो एक यूनिट का पैसे कितना दे रखे हैं, 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि 200 वाट के टोटल 5 लैंप है, तो 200 200 200 200 ऐसे करके टोटल 5 लैंप है। तो 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 के जो लैंप है, टोटल 1000 है, वो 4 घंटे चलते हैं। कितना घंटे चलते हैं, 4 घंटे। अब 200 वाट के जो लैंप है वो 4 घंटा चलते हैं। तो 2 सेकेंड, मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्या करें। 200 हाँ, तो 1000 वाट हो गया। 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4000 वाट। तो 1 घंटे में 4000 वाट की ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो एक यूनिट में कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, 4000। और 4000 में 1000 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगी। मतलब हमारे 1 घंटे में 4 यूनिट खर्च कर रहा है वो। तो 4 को गुणा करेंगे 50 पैसे से, तो 4 का 50 ही नहीं होता, आधा। तो 4 का हो जाएगा 2 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रुपये आंसर आ जाएगा हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40वां क्वेश्चन। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 1000 वाट के 5 लैंपों, एक 4 घंटे के लिए, मैं इसे आप अपनी कॉपी के अंदर करने की कोशिश करिएगा, मैं इसे इस पर नहीं करवा पा रहा हूँ मार्कर इस पेन के द्वारा। एक सेकेंड, तो इसे आप कॉपी में करने की कोशिश करिए और नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछिए। नेक्स्ट है एक उपभोक्ता 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों, इसका मतलब 100 वाट के 4 घंटे के लैंप है, 100 वाट के 5 लैंप है। तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। और 500 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 इंटू 4 2000 हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन का आंसर हो जाएगा 2000। इसके बाद 2 घंटे के लिए 125 वाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 इंटू 2, और एक ही टेलीविज़न है तो 125 इंटू 2 कितना हो गया, 250। तो पहले वाले का आंसर कितना था हमारे, 5 चौक 20, 2000, 2000, ये 2000। और नेक्स्ट जो हमारा है 125 जो वाट का एक टीवी है वो 2 घंटे चलता है, इसका मतलब 250, ये 250। और नेक्स्ट जो है हमारा, और 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री है, प्रेस है, वो 1 घंटे के लिए करता है। तो इसके लिए केवल 500 ही आएगा इसका आंसर, 500 ही, ये 500। इसमें मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको मेरे को थोड़ा यहाँ करवाना पड़ेगा, तो इस वजह से आप ध्यान से देखिए। और इन सभी को चलाता है और लास्ट में 40 पैसे पर यूनिट की दर से कुल लोड होता है। तो इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो टोटल हमारे आएगा 2750। कितना आएगा, 2750। और 2750 को जब अपन गुणा करेंगे 1000 से भाग देंगे, 2750 को भाग देंगे 1000 से, तो 2.75 आएगा। और 2.75 को जब अपन 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारा आंसर आएगा 110। और 110 में 100 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे 40वें का आंसर हो जाएगा डी, 1.10 रुपये आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1.10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41वां। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में देखो, 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा था, और श्रेणी में प्रतिरोध जो होता है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है, वो तीनों की जोड़ होता है। बहुत सरल होता है। जब भी प्रतिरोध हमारे श्रेणी में दे रखा हो तो उसका आंसर बहुत सरल होता है। 3, 2 और 5 इनको जोड़ लो, जो भी दे रखा है। 5 और 3 8 और 2 10 है, तो इनको जोड़ लिया तो टोटल कितना हो गया प्रतिरोध हमारे 10 ओम। तो ये आंसर हो गया 10 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 ओम प्रतिरोध, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां। 6 ओम प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हो रहा है कि जितने भी प्रतिरोध हमारे दे रखे हैं वो हर एक 6 ओम का, ऐसे 3 प्रतिरोध, ये देखो आगे दे रखा है 3 प्रतिरोध, तो 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। इनका 6 वोल्ट की समांतर में जोड़ा था 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है कि 1/वे जितने दे रखे हैं उन सबको 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इन सभी का लघुत्तम लेंगे तो आंसर आएगा टोटल 6, और इसका इसमें भाग देंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से गुणा करेंगे। ऐसे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, इसके लिए भी आ जाएगा 1 और इसके लिए भी आ जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 6। जब इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि ये जो 1/r का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है 1/r का, तो r के लिए क्या करेंगे, r के लिए उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 42वां। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई से समांतर में जोड़ा गया, तो इसी का आंसर था 2 ओम 42वां। अब 43वां क्वेश्चन। बारह वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा, तो सेम ऐसे ही 1/14 प्लस 1/6 करके देखेंगे, एक दोनों को करेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा इसका, इसका लघुत्तम आएगा 1/14 और 1/6 ओम, तो इसका लघुत्तम आएगा 42। क्या लघुत्तम आएगा 42। इस 42 में जब 14 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 6 का भाग देंगे 42 में तो 7 ऊपर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना आएगा 42। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 42 और नीचे आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 4.2। क्या आंसर आ जाएगा 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध, तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको मैं सही लिख देता हूँ। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध मतलब वो जिसका मान ज़्यादा हो और उसको निम्न प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ दिया, मतलब इसको उदाहरण से समझते हैं कि उच्च प्रतिरोध मतलब हो गया 100 ओम और निम्न प्रतिरोध हमारा हो गया 10 ओम, तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 110। तो 110 का मान जो है, फर्स्ट ऑप्शन देखो, निम्न प्रतिरोध से अधिक मतलब 10 से अधिक, तो 10 से अधिक है इसका मान, तो सही है। नेक्स्ट है उच्च प्रतिरोध से कम, उच्च प्रतिरोध है 100 और 100 से कम है, ये गलत हो गया। उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर और निम्न प्रतिरोध से भी कम, तो इसका आंसर हो गया केवल 1 फीट बैठ रहा है, वो आंसर है ए। तो 44वें का आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है 60 वाट 100 वोल्ट 100 वाट और 100 वोल्ट के दो लैंपों को 200 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा था, दोनों लैंप की धारा कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसको कंफ्यूजिंग करने के लिए हमारे को इतनी वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को देख के स्टूडेंट डर जाता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे, तो ये केवल कंफ्यूजिंग करने के दे रखा है 45वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर डायरेक्ट है हमारे पास, 45वें का आंसर डायरेक्ट है बी आंसर है। क्या है, समान होगी, मतलब श्रेणी, जब भी सीरीज का नाम आ जाए तो वहाँ पर धारा का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। 46वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र में समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जुड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर देखो 4 परिपथ दे रखे हैं, इनमें ये बोल रहा है कि सबसे कम धारा जो है वो किस में बहेगी। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे उसमें देखो यहाँ पर केवल एक प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध की वैल्यू दे सकते हैं हम, चाहे तो अपन मान दे सकते हैं और नहीं भी देना चाहे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ केवल एक प्रतिरोध है, यहाँ केवल एक प्रतिरोध है, और यहाँ देखो 2 प्रतिरोध है, वो भी समांतर में, और समांतर में प्रतिरोध का मान हमेशा कम हो जाता है, तो यहाँ प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कम होगा, इसका मतलब धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सबसे कम धारा प्राप्त किस में होगी। तो हमें धारा का मान अगर कम पूछा होता तो हमारे ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अगले ऑप्शन में जाएंगे, अगले में जाएंगे तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा है जिसमें प्रतिरोध हमारे ज़्यादा हो रहा हो। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध हो रहा है वो हमारे यहाँ होगा, श्रेणी में, श्रेणी होता है जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन, 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध है। अब 250 वोल्ट से समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में जुड़ने के लिए वही है, 1/10 करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा, 1/24 करना पड़ेगा। इन सब का जो लघुत्तम आएगा वो 120 आ जाएगा। 120 आएगा तो उसको सोल्व करेंगे। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन सोल्व करने से पहले अपने को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान कितना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा अलग है। ये पूछ रहा है कि विभवांतर का मान, और विभवांतर का मान जो होता है वो हमेशा समांतर में विभवांतर का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो इसमें भी सेम चीज़, जो वैल्यू हमारे को दे रखी है वो हमारे को केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो आंसर डायरेक्ट ही हो जाएगा 47वें का ए। अब हम चलते हैं 48वें की तरफ। 48वें क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध कितना होगा। तो चित्र के अंदर देखो प्रतिरोध दे रखे हैं हमारे को, इस प्रतिरोध के अंदर वैल्यू दे रखी है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम, 3 समांतर में, और 8 और 8 दोनों समांतर में। तो समांतर में एक करने का एक ये तरीका भी है डायरेक्ट, अगर आप करना चाहो तो जैसे 8 और 8 दे रखे हैं, अब 2 दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू वैसे ही कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 2 है तो 8 का आधा कर दो 4, 2 का भाग लगा दिया मतलब 8 में, तो 4 हो गया। नेक्स्ट अगला दे रखा हमारे 9 9 9, अब ये 3 है तो 9 में 3 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया टोटल 7। तो हमारे पास 4 और 3 कितना हो गया, सात आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इस तरफ, लेकिन आगे ये ऑप्शन नंबर हमारे हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया हमारे। अब 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में दर्शाया गया, इसमें भी सेम चीज़ है। अब मैंने बताया था समांतर है, समांतर है तो यहाँ आप देखेंगे कि समांतर है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ देखो 4 4 4 4, तो मैंने बताया था 4 4 है तो 4 में 4 का भाग देंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा आंसर, इस पूरे की जगह आ जाएगा 1, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 6 और 4 है तो 6 और 4, 6 चौक 24 और 6 4 10, तो इसकी जगह आ जाएगा 2.4, 2.4 और 1 कितना हो गया 3.4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.4। तो 3.4 कहाँ है, तो 3.4 इसको सोल्व करने के, ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करने पर हमारे 3.4 आ रहा है। तो 49वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 50 की तरफ। विद्युत आवेश की इकाई क्या? आवेश जो होता है इसे बोलते हैं चार्ज, और चार्ज की इकाई क्या है? कूलाम। तो आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। आवेश की इकाई हो गई, ये हो गया कूलाम। एक बार में 49वां क्वेश्चन, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, उसे वापस देखते हैं। इसमें देखो 1.6 और दे रखा है, तो दो जो अपना आंसर आया था उसमें अपने को 1.6 और जोड़ देना है। तो अपना आंसर क्या आया था? क्योंकि मैंने 1.6 ये देखा नहीं है, तो 1.6 वापस अगर जोड़ेंगे, हमारा आंसर आया था 3.4 में 1.6 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? 49 में 5 आंसर होगा। तो ये आज हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई, मुझे पता है फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें बहुत सारी आपको लिखने के अंदर मुझे थोड़ी दिक्कत आई है, तो मेरा भी पहला अनुभव है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ मुझे सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सभी को सहयोग रहेगा तो ज़रूर मैं इसके ऊपर और अच्छे से काम करूँगा और इसे सुधारने का कोशिश करूँगा। बाकी कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैटर, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी अच्छी सी बुक के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस एग्ज़ाम में, पुराने एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।